कि जब भी कोई होल्डिंग कंपनी अपना ईयर एंड करेगी, वो अपने ईयर एंड पे अपनी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको अपने साथ कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप लेवल की बना रही होगी। जब भी कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ जब भी कोई होल्डिंग कंपनी अपना ईयर एंड करेगी, तो वो अपने ईयर एंड पे अपनी सब्सिडरीज के ईयर एंड को अपने साथ जोड़ के एक कंसोलिडेशन करेगी और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ग्रुप लेवल पे बना रही होगी। ये जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं ये फोर्थ स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनको फॉलो करेंगे। जो भी तरीका उन्होंने कंसोलिडेशन का बताया हम उसको साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे। अब इसमें एक सिनेरियो ये आता है कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसका ईयर एंड है से जून 30 और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड सेम नहीं है। सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड आ जाता है फर्ज करें दिसंबर 31। हम कहते हैं आइडियल सिचुएशन वहां पे होगी जहां होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड सेम हो। लेकिन अगर दोनों सेम ना हो तो होल्डिंग कंपनी पलट के सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड को देखेगी। अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड्स के दरमियान 90 डेज से ज्यादा का गैप है, होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे अपनी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करेगी। अगर तो दोनों का ईयर एंड सेम है तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं दोनों का ईयर एंड कोइंसाइड कर गया। अगर दोनों का ईयर एंड कोइंसाइड नहीं कर रहा तो होल्डिंग कंपनी पलट के सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड को देखेगी। अगर दोनों के ईयर एंड में मोर देन 90 डेज का डिफरेंस है तो फिर सब्सिडरी के ईयर एंड से लेके होल्डिंग के ईयर एंड के दरमियान के इंटरम अकाउंट्स बनेंगे। इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स अवेलेबल होंगे। होल्डिंग कंपनी इस डेट पे एक इंटरम क्लोजिंग करेगी। अपनी बात पिक कर रहे हैं। हमने ये बात कर दी है कि ग्रुप अकाउंट्स बनाने के लिए आपको सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों के अकाउंट्स चाहिए। अब सब्सिडरी के अकाउंट्स और होल्डिंग के अकाउंट्स सेम ईयर एंड पे एंड हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंसोलिडेट कर दें। मगर अगर ऐसा नहीं है तो आप पलट के देखें, अगर तो 90 डेज से बड़ा डिफरेंस है जो कि ज़्यादातर होगा, ज़्यादातर क्वार्टर का डिफरेंस होता ही है, तो फिर सब्सिडरी के ईयर एंड से होल्डिंग के ईयर एंड के दरमियान एक इंटरम क्लोजिंग होगी और उस दरमियाने टाइम के इंटरम अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ग्रुप अकाउंट्स इसी डेट के बनेंगे, जून 30 के ही बनेंगे। तो जून 30 तक का होल्डिंग का सारा 12 महीने और सब्सिडरी कंपनी के कुछ ऑडिटेड में से उठाए जाएंगे और कुछ अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन में से जो इंटरम क्लोजिंग हुई है यहाँ से उठाया जाएगा। फॉर कंसोलिडेशन पर्पज एक वर्किंग बनेगी। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो आप लोगों ने आईएएस के अंदर देखा हुआ है कि हम उसको किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, हम उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे और फिर होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर उस ग्रुप के ऊपर ऑडिट करेगा। होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर ही ये जो ग्रुप के कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे इनका ऑडिट करेगा। तो हर होल्डिंग कंपनी, हर वो कंपनी जो होल्डिंग की डेफिनेशन में अपने ईयर एंड पे अपने इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल तो देगी ही देगी, अपने ग्रुप के अकाउंट्स भी देगी। और आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में भी पढ़ा था कि अगर होल्डिंग कंपनी है तो वो डायरेक्टर रिपोर्ट में ग्रुप के अफेयर्स भी बताएगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मजीद बात, आपने इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तमाम बातें डिस्क्लोज करनी है जो कि यूजर्स को पता होनी चाहिए। सब्सिडरी के अकाउंट्स में फर्ज करें क्वालिफिकेशन डली हुई थी, जब मैंने ग्रुप के अकाउंट्स बनाए तो मटेरियलिटी इतनी बड़ी थी ही नहीं उसकी। ग्रुप के अकाउंट्स में वो इशू जिसपे सब्सिडरी पे मैंने क्वालिफिकेशन डाली थी, ग्रुप अकाउंट्स में वो एक लेस मटेरियल इशू है। ऐसे में उन्होंने कहा आप ग्रुप के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी सब्सिडरी के अंदर कोई क्वालिफिकेशन वगैरह डली है या कोई नोट और सेविंग है जो कि किसी खास मैटर की तरफ अटेंशन कर रहा है, लॉ है, बेचारे आराम से लिख सकते थे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मगर बेचारों ने अपनी लॉ की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की कि किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन सब्सिडरी वगैरह की रिपोर्ट में मौजूद हो तो, या किसी भी किस्म का कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर वगैरह अगर मौजूद हो तो ग्रुप के अकाउंट्स में उनका जिक्र किया जाएगा। शायद ग्रुप के ऑडिट में वो इमैटेरियल हो जाएं, लेकिन ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो डिस्क्लोज जरूर होगा कि अगर कहीं सब्सिडरी के अंदर कुछ इस तरह का मामला था। साइन वही लोग करेंगे ग्रुप अकाउंट्स को जिन्होंने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन किया था होल्डिंग कंपनी के। अकाउंट्स फाइल करने की और बाकी सारी रिक्वायरमेंट मोटाटिस मोटांडिस अप्लाई होंगी। मोटाटिस मोटांडिस हम कहते हैं एज इट इज सब्जेक्ट टू थोड़ी बहुत चेंजेस, यानी कि वही रिक्वायरमेंट एज इट इज अप्लाई होंगी, बस जहां जहां लिखा था हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां वहां लिखा होगा हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी अकाउंट्स और फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पे भी आईनी ही वैसे ही अप्लाई हो जाएंगी। हमने कहा कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर एज इट इज अप्लाई करेंगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप डिस्क्लोज कर देंगे उन सारी क्वालिफिकेशंस को या मॉडिफिकेशंस को जो कि सब्सिडरी के अकाउंट्स में डली हुई है।
डन। हम इस वक्त अकाउंट्स बनाने की बात देख रहे हैं, ऑडिटर क्या करेगा वो एक अलग चक्कर है, हम अकाउंट्स बनाते हुए क्या करेंगे। हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड सेम होना चाहिए, आइडियली कोइंसाइड करना चाहिए। अगर दोनों का ईयर एंड कोइंसाइड कर रहा है तो इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा तो लॉ ने हमें ऑप्शन दिया है कि एसईसीपी रजिस्ट्रार हमें फैसिलिटेट करेंगे एक्सटेंडेड एजीएम्स कराने की, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अकाउंट्स बनाने की, और वो जो पिछले 12 महीने वाले रूल्स और 120 दिन वाले रूल्स हैं उन सबको इग्नोर करते हुए वो हमें हर तरह से सपोर्ट करेंगे अगर हम अपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड को कोइंसाइड करना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का ईयर एंड कोइंसाइड करने की हमारी नीयत है तो वो हमें हर मुमकिन फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे।